Hi everyone. So welcome to the answer writing practice for the PCS and UPSC. So we'll be moving on question number 1. So पहला question है कि in what way the lack of internal democracy in Indian party system, ठीक है, internal democracy in Indian party system and influence of the ideology of individualism affected functioning of the parliamentary system. So basically इसमें बोला जा रहा है कि we have to think it like this, like this individualism, influence of individualism means people centric, right? This means people centric. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं. इन टुडेज एरिना नरेंद्र मोदी, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी ऑल्सो दिस वॉज लाइक अ वेव. ओके, दिस वॉज लाइक अ वेव एंड इस वजह से लहर एक टाइप से इंडिविजुअल सेंट्रिक हो चुका है सारा पॉलिटिकल जो भी माइलेज लेना होता है या पॉलिटिकल वोटर्स मोबिलाइजेशंस होते हैं. सो that became the individual centric. Presence of large number of parties is important feature of Indian political system, right? How we can proceed with it? So we can write about Indian political party system, right? तो इसका क्या है, ये मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ठीक है. सिंस इंडिपेंडेंस दिस गवर्नेंस सिस्टम इज एडजस्टेड. मेनी पार्टीज are in the form of state level parties, regional parties and national parties, ठीक है. After independence, declining of hegemony of Congress party and JP movement, ठीक है. उस टाइम तक 1967 तक कांग्रेस की हेजेमनी चली थी, ठीक है, और स्टेट में भी मेनली उन्हीं की पार्टीज़ थी और सेंटर में भी उन्हीं की पार्टीज़ थी. बट आफ्टर 1967 रीजनल गवर्नमेंट have different political parties government started formations, right? And emergency period वगैरह के बाद रोल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन इन पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करने लगी हैं, पॉलिटिकल सिनेरियोज़ को लगी थी, ठीक है, इन मेनी वेज. ओके, तो बहुत सारी फंडामेंटल चेंजेस आए आपके पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है. In its main objective was religion, community, language and regionalism, और ये नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करें, ठीक है. ये बेसिक आइडियोलॉजीज़ होने चाहिए. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग पॉलिटिक्स एज ए एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ आप इसको एक एम्प्लॉयमेंट के तौर पे नहीं देख के, बल्कि कंसिडर इट एज एन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंट्रीज सर्विसेज, राइट. So we have to analyze the internal democracy and individualism. तो framers of constitution adopt किए थे multi party system, right, to ensure everybody's participation in democracy. Initially all political parties were formed on the basis of same principles, some principles and goals, right. उनकी अपनी मेथड थी वर्किंग की, उनकी अपनी इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी थी. दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो बेसिकली क्या होता है कि अगर जब कोई पार्टी है, सो द लीडरशिप ऑफ द पार्टीज़ जो होंगे वो चुना जाएगा एज इट वाज इन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑल्सो. वहाँ पे क्या होता था कि बहुत सारे लीडर्स चुने जाते थे एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट, INC प्रेसिडेंट, ठीक है, थ्रू द वोटिंग्स. तो उन पे किसी का अधिकार नहीं होता. उनकी इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी बहुत ही स्ट्रांग थी एंड हैव कलेक्टिव पार्टिसिपेशन रेदर देन इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन. इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन के वजह से अभी ये प्रोमिनेंट हो चुका है. इन BJP इट इज़ द Narendra Modi, okay. In Congress it is the Rahul Gandhi and Sonia Gandhi. In JDU there is Nitish Kumar. In RJD there is Supremo Lalu Prasad Yadav, ठीक है. In सपा there is Akhilesh and Mulayam Yadav, ठीक है. ये अभी प्रोमिनेंट हो चुकी है, राइट. सो इट्स द
ये हर घर घर की कहानी है. बाय द एंड ऑफ द 8th decades आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्पिरिट ऑफ इंडिविजुअलिज्म बिगेन टू इमर्ज इन द पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज बहुत सारी पार्टीज अब आइडेंटिफाई होने लगी थी इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में, बजाय कि पूरी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशंस पे. ठीक है. इन प्रेजेंट टाइम द लॉयल्टी एंड ट्रस्ट of their supporters and voters began to exist more in one individual rather than any particular political parties, right. Evolutions आपका क्या है इसमें, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा. नेहरूवियन एरा, इंदिरा एरा, मोदी एरा, ये सब एक इंडिविजुअल सेंट्रिक पार्टी बन चुकी है. जैसे एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, लाइक JDU, APS, ओके, RJD, ये सब इंडिविजुअलिज्म प्रमोट हो रहा है इन पार्टीज़ के पीछे, बाय द फॉर्मेशन ऑफ पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ, ये बेस इनका है कास्ट, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज के बेसिस पे पूरा सदर्न पार्टीज. देयर इज़ रिलीजन के बेसिस पे शिवसेना इन महाराष्ट्र, फॉर कास्ट के बेसिस पे इन बिहार एंड यूपी देयर इज़ द caste politics is there. Rise of individualism in Indian politics has almost destroyed the principle of internal democracy in party. कुछ होता नहीं है, हमेशा वही अध्यक्ष बने हुए रहते हैं, और इससे ज़्यादा कोई पार्टी में कुछ अपनी पार्टी की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, विच इज़ अगेंस्ट द रीजनल इंटरेस्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट. ओके. Ideology of political parties and national interest have become almost secondary. ठीक है. तो नेशनल इंटरेस्ट और आइडियोलॉजी पहले के टाइम में होता था, बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ के बेसिस पे पार्टी चलती थी, ये अब सेकेंडरी हो चुका है. देयर इज़ द प्रोमिनेंसी ऑफ इंडिविजुअलिज्म, राइट. फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल सेंट्रिक पार्टी, सो डायनेस्टी पॉलिटिक्स होता है. ठीक है. वंशवाद वाली राजनीति होती है. इलेक्शंस वगैरह जो है पार्टी की रेगुलर नहीं हो पाती. इंडिविजुअलिज्म प्रमोट किया जाता है. ठीक है. लैक ऑफ एनी लॉज टू स्टैब्लिश इंटरनल डेमोक्रेसी इन पार्टीज़, कोई भी लॉ ही नहीं रहता कि कैसे इंटरनल डेमोक्रेसी मेंटेन करी जाए. मनी एंड मसल्स पावर पॉलिटिक्स में दिखता है. करप्शन की प्रॉम्प्टनेस हो जाती है. ठीक है. रिलीजन एंड कास्ट बेस्ड पार्टीज़ बन जाते हैं. नो पावर विथ, और इसी का जो इमोशंस है उसको मैनिपुलेट किया जाता है, एंड फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, राइट. नो पावर विथ इलेक्शन कमीशन टू इन्फोर्स इंटरनल डेमोक्रेसी, कोई पावर है ही नहीं, किसी में नहीं दिया गया. कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन ए फ्यू. ठीक है. वाइल द रेस्ट आर पावरलेस, एक ही व्यक्ति या उनके परिवार में ही पूरा पावर सीमित रहता है, बजाय कि लोगों में. ठीक है. और वहाँ के अदर मेंबर्स में. ठीक है. और सारे लोग पावरफुल को ही फॉलो करने लग जाते हैं. ठीक है. दे आर फोर्स्ड. सो इट्स इम्पैक्ट ऑन द पार्लियामेंट्री सिस्टम. ठीक है. पार्लियामेंट्री सिस्टम बेसिकली है कि द रियल हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर. ओके. ये सेलेक्ट किए जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. इन दिस कॉन्टेक्स्ट of this role of political parties is important. कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होता है, और इंडिविजुअलिज्म प्रमोट किए जाते हैं एज ए न्यूट्रल एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन पार्लियामेंट्री सिस्टम. अब ये कैसे कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करता है. सो पॉजिटिव इम्पैक्ट इज़ देयर, नेगेटिव इम्पैक्ट इज़ देयर. अब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि रीजनल इश्यूज़ लाए जाते हैं लाइमलाइट में. ठीक है. बहुत सारे कास्ट ग्रुप्स और रीजन्स को रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है. ठीक है. उनकी जो प्रॉपर समस्याएं होती हैं, ठीक है, उनकी जो लोकल समस्याएं होती है, लोकल मुद्दे होते हैं, वो सब लाइमलाइट में आ जाता है. हेल्पफुल इन पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन. अब सेंट्रलाइज्ड नहीं है पावर, इट बिकम डिसेंट्रलाइज्ड, राइट. and this power goes to grassroots level. ठीक है. goes to grassroots level and ensure that justice could be served to the downtrodden sections of the society. Protection of diverse culture and groups of the society, right.
प्रोटेक्ट ये वहाँ की कल्चर्स को प्रोटेक्ट मिलती है, ठीक है। नो क्लासेस ऑफ इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल सेंट्रिक पार्टी सिस्टम, कोई इंटरेस्ट का कोई क्लैश नहीं रहता है। एवरीबडी इज अबाइड बाय देयर सुप्रीम लीडर्स, राइट। सो नेगेटिव इम्पैक्ट है क्या कि it affects the unity and integrity of the nation, ठीक है। क्रिमिनलाइजेशन और नेपोटिज्म, ये सब जो है वंशवाद और क्रिमिनलाइजेशन वगैरह बढ़ जाता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में अगर जब कोलिशन गवर्नमेंट है तो यहाँ पे पॉलिसी पैरालिसिस वाली समस्या स्टार्ट हो जाती है। डिसीजन मेकिंग में वहाँ कन्फ्यूजन होती है गवर्नमेंट को कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। इट कैन प्रमोट पर्सनल एजेंडा, ये पर्सनल एजेंडा को प्रमोट करते हैं जो कि हार्म कर सकते हैं इलेक्शन प्रोसेसेस को, ठीक है। सो कंक्लूजन इज हियर, इनर पार्टी डेमोक्रेसी इज़ वेरी क्रूशियल, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्थ एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। बाय इंश्योरिंग पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिकली leading to a more accountable, transparent, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है इफ़ पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शंस डेमोक्रेटिकली, राइट। इम्प्लीमेंटिंग एंड सस्टेनिंग इनर पार्टी डेमोक्रेसी, ठीक है, आप इम्प्लीमेंट करिए और उसको सस्टेन वे में रखिए। उस चीज़ को रखने के लिए एक बहुत ही कंसंट्रेटेड एफर्ट्स चाहिए, किन से? पॉलिटिकल पार्टीज से, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ लाइक इलेक्शन कमीशन, राइट, एंड सिविल सोसाइटीज़ also needs to be indulged into these kind of discourses so that proper functioning of the democratic setup can continue, right. So बहुत सारी challenges और democratic ideals promote होगी। Question number 2, describe the importance of Quad, ठीक है, with respect to Indian foreign policy. Quad is related to quadrilateral security dialogue. ये it is an informal strategic forum है comprising 4 countries, right, US, Japan, India, Australia, proposed by शिंजो आबे इन 2007 में प्रपोज किया गया था। 2017 में ये फाइनली फॉर्म्ड होता है। This came for to check the growing influence of China in the Indo-Pacific. This is the Indo-Pacific region, ठीक है। The 4 countries share common interest. Common interest basically क्या होगा, अगर जब free and open Indo-Pacific चाहिए so that navigations of the ships and or free movement of the ships can be promoted or डेमोक्रेसी कैन बी प्रोमोटेड, ओके, ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉज वगैरह ये सब वहाँ पे मेंटेन होगा। और चाइनीज़ की एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस इन द रीजन, बहुत सारी इन्फ्लुएंस गतिविधियाँ बढ़ी है, उनको काउंटर किया जा सकता है, ठीक है। और उनके मेंबर्स ने ये भी बोला कि दिस इज़ नॉट अ मिलिट्री अलायंस, ओके। एनी अदर कंट्रीज हु शेयर्स देयर वैल्यूज़ and their interest on a similar basis, they can they are welcomed, right, they are welcome to join this. They are this door is open for any countries, okay. सिग्निफिकेंस क्या है इसका, महत्व क्या है, स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, रीजनल स्टेबिलिटी, पोस्ट कोविड डिप्लोमेसी, ये सब सिग्निफिकेंस है उनके। सो लेट्स look at these one by one. So strategic importance है, चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ द पर्ल्स थ्योरी, ठीक है। वहाँ पे वो क्या करता है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी में जितनी भी पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, वहाँ पे एक मोतियों की माला जैसी लगभग जितने भी आइलैंड्स नेशन हैं उन सब पे ये क्या करता है कि डेप्ट ट्रैप पॉलिसी में सबसे पहले फंसाता है बहुत सारे लोअर कंट्रीज़ को, ठीक है, डेप्ट ट्रैप पॉलिसी में फंसाता है और वो आइलैंड वगैरह कैप्चर करके, ठीक है, और वहाँ पे
वो अपनी असर्टिवनेस को इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है इन इंडो पैसिफिक रीजन, राइट। और ये इसको काउंटर तभी किया जा सकता है जैसे क्वाड लाइक स्ट्रक्चर और सिस्टम्स अगर जब हों, तो एज अ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस, दीज 4 डेवलप्ड कंट्रीज केम टुगेदर, तो यहाँ पे उसको काउंटर किया जा सकता है इन इंडो पैसिफिक रीजन। यहाँ पे इम्पॉर्टेंस इसकी क्या है, पूरी ग्लोबल ट्रेड की आधी इसी पैसिफिक रीजन्स के थ्रू जाती है, और 60% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इज़ ऑल्सो अकाउंट्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन, राइट। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर और ब्लू डॉट नेटवर्क, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, ठीक है। ब्लू डॉट नेटवर्क ये यूएसए का इनिशिएटिव है, ठीक है, और बहुत सारे मेंबर्स इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मेनली इसका इन्वेस्टमेंट वगैरह से रिलेटेड वो नेटवर्क क्रिएट करना है, सो दैट इट कैन बिकम द अल्टरनेटिव ऑफ वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत स्पीड से ड्यूटी थोड़ी सी काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ और ड्यूटीज़ डाउन करके सप्लाई चेन की रेजिलियंस को बढ़ाना है। दिस मीन्स दैट अगर जब कोई भी कंट्री, अगर जब मान लीजिए सिर्फ चाइनीज़ इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, तो जितने भी बहुत क्वाड मेंबर्स हैं वो लोग चाइना से मेनली सिर्फ एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना, उन कंट्री से मान लीजिए इंडिया, यूएसए, कहीं कहीं पे दूसरे जगह से भी इंपोर्ट करने हैं सामान को, गुड्स को, जस्ट it should not rely on the one country, ठीक है, Chinese country. So they are going to bypass these Chinese manufacturing industries. So this supply chain resilience initiative needs to be promoted for the economic development in the region, right. Maritime security ये malabar एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है, ठीक है, और ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, पायरेसी और इलीगल फिशिंग वाले इश्यूज़ को भी टैकल करेंगे, ठीक है। रीजनल स्टेबिलिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, और ये एम्स करता है कि एक रूल बेस्ड वर्ल्ड और इंटरनेशनल ऑर्डर हो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी और नेविगेशन, ओके, ओशियन नेविगेशन, ठीक है। पोस्ट कोविड डिप्लोमेसी, ड्यू टू डिसरप्शन इन सप्लाई चेन ड्यूरिंग पेंडेमिक, Japan and USA shifted their manufacturing companies out of China. This I was talking about the supply chain resilience initiative in order to curb their imperialistic behavior, which would be capitalized by the ये capitalized करने चाहिए इंडिया को, so that it's a win-win situation for Quad countries. मेजर बूस्ट टू एक्टिस्ट पॉलिसी एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है, इट्स ऑल्सो सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड, ठीक है। ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह के रीजन को उनकी मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी, सो दैट इंडिया कुड बिकम ग्लोबल लीडर और स्टार्ट टू बिकम अ ग्लोबल लीडर, राइट, इन दिस डायरेक्शंस. If they are leading these kind of East Asian countries and Southeast Asian countries in these kind of security issues or challenging times. India's Sagar initiative, Sagar stands for security and growth of all in the region, right. India wants to become net security provider in the Indian Ocean, ठीक है, and Quad cooperation में give India access to multiple strategic locations for creating naval bases. इससे भी सागर इनिशिएटिव्स वो बैक किया जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, करेंट ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स, इंडिया इंगेज है इन एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल नेशन, मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क ये पार्ट बन चुका है इंडिया, I2, U2 एंड क्वाड, और इसकी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी बढ़ रही है इंडियन ओशियन रीजन में, ठीक है। क्वाड और थ्रू क्वाड इंडिया एंड चाइना ट्राइंग टू चेंज द बैलेंस ऑफ पावर इन द फेवर ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर, राइट. Why? Question number 3 is why electoral bonds have been banned
by the Supreme Court. So electoral bond schemes was held as unconstitutional. सुप्रीम कोर्ट इसको असंवैधानिक करार दिया है, ठीक है। और आपसी सहमति वाली जजमेंट थी, ठीक है। और ये बेसिकली केस कौन सा था? डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट है, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट का मतलब क्या होता है? जितनी स्टेट की इंटरफेरेंस है, ठीक है, उसके प्रोपोर्शन में जो स्टेट गोल अचीव करना चाहती है, क्या उसके प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट नहीं पास हो पाया, ठीक है। तो बेसिकली मुद्दा क्या था? मुद्दा ये है कि जैसे अगर जब पब्लिक को आपकी जो भी इलेक्टोरल फंडिंग है, ठीक है, पब्लिक को आपकी इलेक्टोरल फंडिंग के बारे में जानना है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन और वर्सेस आपकी जो आप इसको ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस ऑन द ग्राउंड ऑफ इलेक्टोरल फंडिंग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ करप्शन के आड़ में आप अगर जब इसे छुपाना चाह रहे हो, तो दिस इज़ वेयर कॉन्फ्लिक्ट लाइज, राइट। सो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट ये पास नहीं कर पाए हैं, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी और जो भी करप्शन के बेसिस पे आप इसको बोल रहे हो कि जो फंडिंग दी जाएगी उसमें एनानिमिटी मेंटेन की जाएगी, मीन्स उनकी प्राइवेसी मेंटेन की जाएगी। जो भी फंड दे रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में किसी को नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ तक जायज़ है? तो मुद्दा यही था, वर्सेस राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, ठीक है। पोस्टुलेट द एक्सटेंट ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस विद द राइट शुड बी प्रोपोर्शनल टू गोल इट सीक्स टू अचीव। तो कौन से गोल अचीव करना चाहते हैं ये, और लेवल ऑफ एक्सटेंट ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस, ठीक है। नेम ऑफ डोनर इज़ कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। डोनर बहुत ही कॉन्फिडेंशियल उनकी नाम रखी जाएगी। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स, ठीक है, ये ग्राउंड दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। रिटालिएशन और हरासमेंट अगेंस्ट एनी डोनर कैन नॉट बी ए जस्टिफिकेशन, कि हरासमेंट किया जाएगा डोनर को, ठीक है, बाय द अनदर पॉलिटिकल पार्टीज़, ये जस्टिफिकेशन नहीं है फॉर हाइडिंग द डोनेशन मेड टू द पॉलिटिकल पार्टीज। इट इज़ अगेंस्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। मान लीजिए एक पॉलिटिकल फंड पार्टीज़ को 1000 करोड़ रुपए मिल गए, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को मात्र 10 करोड़ मिले, वेयर दिस पॉलिटिकल इक्वालिटी लाइज। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी नहीं हो पाएंगे जस्ट बिकॉज वन पार्टीज इज एक्सपेंडिंग लाइक party's expenditure is like 1000 crore, another's party expenditure is like 10 crores. How there will be equality? So basically हम लोग प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ पॉइंट्स जानते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम्स बेसिकली क्या है? नेचर ऑफ प्रोमिशरी नोट्स है, अ बियरर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट एंड शैल नॉट कैरी द नेम। ये नाम वगैरह कुछ नहीं बताया जाएगा, कौन बायर हैं और किन को पे किया जा रहा है, कौन से पॉलिटिकल पार्टीज़ को। बेसिकली फीचर्स क्या क्या हैं इसके? नॉन रिफंडेबल है, कोई रिफंड नहीं होगा। सिटीजन ऑफ इंडिया, अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया, ये एलिजिबल हैं बॉन्ड परचेज करने के लिए, ऑथोराइज किए जाएंगे SBI के द्वारा, ठीक है। डोनेट किए जाएंगे सिर्फ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या है कि नॉट लेस देन 1% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन लास्ट जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तर्क क्या दिया गया है? टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, और मेड थ्रू लेजिटिमेट बैंकिंग चैनल्स, ठीक है। इलेक्ट्रल बॉन्ड है यूनिक अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर, और ये विजिबल एंड अल्ट्रा वाइड रेज। तो बेसिकली जो जजमेंट आया है उस पर हम लोग थोड़ा सा
देखते हैं तो जजमेंट का इशू था कि अगर जब आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज़, क्या ये वर्सेस क्या था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो ये क्या था कि उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को, ठीक है, मेंटेन करना है, ठीक है, वोटर्स के, ठीक है, तो यहाँ पे ताकि उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं हो अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा, ठीक है। और अगर जब आप इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोई जानना चाह रहा है कि आपको कितना पॉलिटिकल फंडिंग्स मिला है, सो देयर इज़ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लाइज। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया है, ये वायलेट करता है राइट टू इन्फॉर्मेशन विच इज़ अंडर आर्टिकल 19(1)(a) और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एनोनिमाइजिंग कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बहुत सारा एक्ट भी अमेंड किया गया है इसमें, तो फाइनेंस एक्ट उसमें से एक है, ठीक है, 2017, इनकम टैक्स एक्ट है 1961, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1961 एंड 2013 में कंपनीज एक्ट आता है। तो टू अलाउ डोनेशंस थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैव बीन हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरा आता है कि क्या ये वायलेट करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को। मान लीजिए अगर जब अनलिमिटेड कॉरपोरेट फंडिंग आ गई है, एज आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ 100 करोड़ एंड 10 करोड़, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होगा या पॉलिटिकल इक्वालिटी होगी, तो बेसिकली नहीं होगी। तो अमेंडमेंट्स टू द कंपनीज एक्ट परमिटिंग अनलिमिटेड, कंपनीज एक्ट जो 2013 वाला था यहाँ वाला, तो ये जो है यहाँ पे अनलिमिटेड कॉरपोरेशन कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है, जो कि आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, ठीक है। द कोर्ट एम्फेसाइज्ड द अमेंडमेंट्स ऑथोराइजेशन ऑफ अनरेस्ट्रेन्ड कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस। बहुत सारी कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस होंगी जो कि खंडित करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। सो बेसिकली देखते हैं प्रीवियस फाइनेंस एक्ट के बिफोर में क्या था और आफ्टर में क्या था। तो कॉरपोरेट कंट्रीब्यूशन पहला आता है। तो पहले क्या था कि ये एक्सीड नहीं होनी चाहिए 7.5%, ठीक है। अगर जब कोई भी कंपनी की नेट प्रॉफिट्स है 100%, तो 7.5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे क्या किया गया, इस कैप को हटा दिया गया। आप कितना भी पॉलिटिकल फंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वायर्ड कंपनीज टू डिस्क्लोज पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन in profit and loss account along with particulars of the total amount and of name of the countries। total amount और कंपनीज को रिक्वायर्ड था कि आप डिस्क्लोज कीजिए पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, वहाँ पे डालिए, ठीक है। सिर्फ अब क्या होने लग गया है कि सिर्फ आप टोटल अमाउंट डिस्क्लोज कीजिए, किस पार्टी को आपने कितना अमाउंट दिया है ये डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। पहले सारे पार्टीज़, कौन कौन से पार्टीज़ को आप दे रहे हैं वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको मेंशन करना होगा। दूसरी बात आ जाते हैं ब्लैक मनी की, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ टू मेंटेन अ रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होगा 20,000 से ज़्यादा अगर जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और कैश मोड भी अलाउड था, बट कोई रिकॉर्ड इसमें मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह आप दे रहे हैं, तो अगर जब आप एक्सेस ऑफ 2,000 दे रहे हैं तो ये चेक, बैंक ड्राफ्ट, ECS सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम और इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये 4 के थ्रू आप दे सकते हैं। चेक, बैंक ड्राफ्ट, ECS एंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स। रिपोर्ट करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ 20,000 से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ तो ECI को, और कोई रिकॉर्ड्स वगैरह यहाँ सबमिट नहीं करने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर जब इससे ज़्यादा बॉन्ड्स वगैरह इलेक्ट्रल बॉन्ड्स रिसीव्ड किए जाएंगे, ठीक है, तो कोई भी सबमिट। कंक्लूजन क्या है कि बहुत ही क्लीन और ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल फंडिंग प्रोसेस होने चाहिए। ये बहुत ही वाइटल है
टू इंश्योर फेयर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, ठीक है। मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैव रोबस्ट मैकेनिज़्म, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनके पास ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म है ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, और इंडिया भी एस्पायर कर रहा है टू बिकम डेवलप्ड कंट्रीज टिल 2047, तो इट मस्ट एस्पायर टू फॉर द सिमिलर स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। देयर नीड्स टू बी मोर डिस्कशन, ब्रॉडर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ठीक है। गवर्नमेंट को इंगेज करने चाहिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को, और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म डेवलप करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, तो स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लद्दाख, ठीक है। और अभी बहुत सारे डिमांड्स हुए, प्रोटेस्ट हुए रिसेंट टाइम्स में, तो क्या है वो मैटर। तो सोनम वांगचुक एज अ लीडर ही वाज प्रोटेस्टिंग on the behalf of Ladakh peoples, okay, and their communities. So वो चाहते हैं कि 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए ट्राइबल एरियाज एज अ लद्दाख को। तो मेनली होम मिनिस्टर का क्या स्टैंड है कि बहुत ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और ये टाइम लेगा, ठीक है। और अचानक से चूँकि वो एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू रखते हुए, ठीक है, वो इस मुद्दे को खारिज करते हैं और बोलते हैं कि आप शेड्यूल 5 में पार्ट 5 में आपको जगह दे दिया जाएगा, ठीक है, इन लाइक आर्टिकल 371, ठीक है, लाइक प्रोटेक्शन टू द रीजन विच प्रोवाइड्स अ स्पेशल स्टेटस टू स्पेशल स्टेट्स, ठीक है, ये आर्टिकल 371 बोलता है। और ये पार्ट 5 में आता है मेंटेनिंग ऑफ द शेड्यूल एरियाज, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द शेड्यूल एरियाज, राइट। तो मेनली यहाँ क्या है कि रिलीजियस, सोशल, कल्चरल आइडेंटिटीज़ वगैरह प्रोटेक्ट होंगे, ठीक है, ठीक है। और ऑटोनॉमी कुछ दी जाएगी अगेंस्ट द इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, लद्दाख बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन रखता है, ठीक है। और सिक्योरिटी ऑफ इंडियन बॉर्डर आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसर्न हो जाता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। ये शेयर करता है बॉर्डर चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ वेस्ट में, ठीक है। हिमालय और काराकोरम रेंज में ये स्प्रेडेड है और अपर वैली ऑफ द इंडस रिवर में है। लद्दाख वाज टर्न्ड इनटू यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये आर्टिकल 370 जब स्पेशल स्टेटस रिवोक किया जाता है बाय द पार्लियामेंट इन 2019। सो इम्पॉर्टेंस क्या है लद्दाख की? सो स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। ये क्रॉस रोड पे बेसिकली लोकेटेड है। साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया कहीं भी जाना हो थ्रू द लद्दाख यू मस्ट हैव टू गो। ये एक बफर रीजन बनाता है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, सियाचिन और अक्साई चीन, ये सब में बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लद्दाख की टेरेन और इनकी एलिवेशन ये नेचुरल एडवांटेज देती है इंडिया को इन टर्म्स ऑफ सर्विलांस और डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। रोड्स, ब्रिज, एयर स्ट्रिप्स, ये सब कंस्ट्रक्शन अगर जब होती है तो इंडिया की एबिलिटी इन्हेंस होगी टू डिप्लॉय फोर्सेस इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, राइट। लद्दाख रोल्स एज ए क्रिटिकल फ्रंटियर इन इंडियाज डिफेंस स्ट्रेटजी। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है? रिचनेस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। देयर इज़ पेंगोंग और सोमोरिरी लेक, ठीक है। ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग और टूरिज़्म की बहुत ही ग्रेटेस्ट पोटेंशियल है। इमेंस पोटेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी ड्यू टू हाई रेडिएशन ऑफ द सन रेज, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी है वहाँ, फर्टाइल वैलीज और रिवर बेसिन्स है वहाँ पे, ऑर्गेनिक और हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ट्रेड एरियाज, एंशियंट सिल्क रूट के रूट में ही ये लद्दाख की एक्सेस प्रेजेंट होती है। तो क्या क्या रीजंस थे प्रोटेस्ट होने के?
प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी, ठीक है। मोर रिसोर्सेज इनको दिए जाएं, ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जाए प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए। सिक्योरिटी इज़ आल्सो मेजर कंसर्न। ट्राइबल राइट्स और उनकी आइडेंटिटीज़ को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। लैंड राइट्स जो कि आर्टिकल 350A था, उसके वजह से लैंड राइट्स वहाँ के लोकल आदमी को ही मिलता था, तो अब वो एब्रोगेट हो चुका है और आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के वजह से वहाँ पे लैंड राइट्स का इश्यूज़ है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज़ आल्सो बिकॉज इन्फ्लक्स ऑफ लॉट्स ऑफ टूरिस्ट सडनली दिस लेड टू imbalances in the natural ecosystem or environmental ecosystem, right? So कुछ डिमांड्स हैं पीपल ऑफ लद्दाख की, ठीक है। तो आप दीजिए, पहले रिकॉग्नाइज्ड कीजिए लद्दाख को एक ट्राइबल एरियाज अंडर 6 शेड्यूल बिकॉज ऑफ बीइंग अ सेंसिटिव एरियाज, ठीक है। और दूसरा है कि सॉरी आई वाज टेलिंग यू देयर पार्ट, सो दैट वुड बी 5th schedule, right? Maintain protection of the schedule areas, right? 5th schedule. Demand for parliamentary, here I have given you this. Here this is the 5th schedule, right? So demand for parliamentary constituencies for both Leh and Ladakh region. लद्दाख बेसिकली अगर जब ये है तो लद्दाख ये साइड पड़ता है, ठीक है, और लेह यहाँ पे, ठीक है। तो लेह और लद्दाख बेसिकली यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान इज़ हेयर, और यहाँ पे आपकी चाइनीज़ पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो यहाँ पे उन लोगों की इंटरेस्ट को भी मैनेज कर पाना, दैट इज़ ऑल्सो अ मेन कंसर्न फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, राइट? सो दैट इज़ द नेशनल सिक्योरिटी इशूज़। डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर लोकल पीपल, उस टाइम में बहुत सारी जॉब्स मिलती थी लोकल्स को, ठीक है। स्टेट ऑफ फुल स्टेटहुड, ठीक है, ये सब डिमांड हैं उनकी। पब्लिक सर्विस कमीशन होने चाहिए उनके। कंक्लूजन है कि स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ लद्दाख को देखा जाए तो आपको मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल करना चाहिए। डायलॉग बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल अप्रोच आपको लेने चाहिए टुवर्ड्स अ डिमांड, जो डिमांड किए गए हैं, और उनको आप रिफॉर्म कीजिए। ओपन कम्युनिकेशन एंड डायलॉग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव्स थ्रू इन्वॉल्विंग लद्दाखी रिप्रेजेंटेटिव्स। कुछ आप अल्टरनेटिव्स भी ट्राई कर सकते हैं, बट थ्रू द किंग मी